अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने एसी का पोर्शन पढ़ा था जिसमें 2-3 टॉपिक्स हमारे रह गए थे, जिसमें एक तो ट्रांसफार्मर हमारा आता है, हमारा एलसी ऑसिलेशंस आती हैं और आरएल सर्किट में ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट आ जाता है। तो पहले कुछ टाइम में हम पहले ये वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसी के साथ हम वेव ऑप्टिक्स भी स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, बट कंडीशन ये है कि इनपुट एसी होना चाहिए। सो अगर हम बेसिक डेफिनेशन की ओर जाएंगे, ए डिवाइस यूज्ड फॉर चेंजिंग वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स। एसी सोर्स का ये वोल्टेज चेंज करेगा तो ए हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू, यानी ये वोल्टेज को या तो बढ़ाएगा या तो कम करेगा। पावर कांस्टेंट रहता है, पावर चेंज नहीं होता। तो इसका प्रिंसिपल जो हमारा है, इसका प्रिंसिपल वो ये हमें कहता है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है इसका प्रिंसिपल। यानी अगर एक कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज हुआ, अगर एक कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज हुआ या एक कॉइल की करंट चेंज हो गई, तो वही फ्लक्स दूसरी कॉइल को भी लिंक कर रहा होता है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है। सो व्हेनेवर द फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद वन कॉइल चेंज, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल। ये इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जो है आप इसका आप लिखेंगे, आप लिख सकते हैं इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, राइट। उसके साथ ही लिखेंगे व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद वन कॉइल चेंज, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल। ये इसका प्रिंसिपल है। इसके बाद हम आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। कंस्ट्रक्शन में आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक कोर होता है, ठीक है। ये फेरोमैग्नेटिक कोर है। यहाँ पर हमारी एक वाइंडिंग होती है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, जिसको हम कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स के साथ, राइट। उसके बाद यहाँ पर और एक तार होती है और एक कॉइल होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। उसमें टर्न्स होती है या तो ज़्यादा या तो कम, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस होता है। तो इस कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक। तो इसका कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कॉइल्स, वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज secondary coil. The two coils are wound on the ferromagnetic core. Ferromagnetic core provides highly permeable path for the magnetic field. ये ferromagnetic core जो है, ये magnetic field को एक पाथ प्रोवाइड कर लेता है। जो मैंने अभी लिखवाया वही आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जो मैंने कहा अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब इसमें एसी करंट फ्लो होगी, जब वेरिंग करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। चूंकि ये सोलेनोइड है, वही मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को भी लिंक कर रहा है, राइट। सो जब यहाँ चेंजिंग करंट होगी तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल को भी लिंक कर रहा है, और जब सेकेंडरी कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इसमें हम N1 टर्न्स रखेंगे, इसमें N2 टर्न्स रखेंगे, राइट। तो जब इसमें करंट चेंज होगी, एक तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन भी आपका हो गया। उसके बाद वर्किंग आप लिख सकते हैं, इसकी वर्किंग में आप लिखेंगे डायरेक्टली यही, व्हेन करंट इज मेड टू फ्लो इन द प्राइमरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द सेकेंडरी कॉइल, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये इसका वर्किंग है। अब मुझे पता इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा प्राइमरी कॉइल में। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी में इंड्यूस होगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, राइट। बट N1, इसमें N1 टर्न्स है। डी फाइव बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने पढ़ा है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डी फाइव बाई डी टी, और अगर N टर्न्स होंगी तो एन डी फाइव बाई डी टी के बराबर। अच्छा, व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल? जो आपकी ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? दैट इज माइनस N2 डी फाइव बाई डी टी, राइट। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। डिवाइड कर लो, कुछ कुछ चीजें सामने आएंगी। सो इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड इट, व्हाट इज E1 बाई E2? मान लो प्राइमरी में ईएमएफ है E1, सेकेंडरी में ईएमएफ है E2। सो व्हाट इज E1 बाई E2 इक्वल टू, वो आएगा, इनको मैंने कहा डिवाइडिंग, इनको हमने डिवाइड कर लिया दोस्तों। E1 बाई E2 आएगा, डी फाइव बाई डी टी तो कैंसिल होगा, माइनस भी कैंसिल होगा, तो ये बनेगा
N1 by N2 के बराबर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखेंगे। N1 is number of turns in primary coil, N2 is number of turns in secondary coil, E1 is EMF induced in primary coil, E2 is EMF induced in the secondary coil। अब देखिए, अगर आपको E1 यहाँ पे आपने कितना EMF इंड्यूस करवाया, अगर आप N2 रखेंगे ना ज़्यादा, अगर हम N2 रखेंगे ज़्यादा, सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा टर्न्स रखेंगे, तो N2 यहाँ आएगा ना, तो E2 बन जाएगा N2 by N1 टाइम्स E1। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर मैं E2 निकालूँ, व्हाट इज़ E2 इक्वल N2 by N1 इंटू E1। यानी अगर आपने सेकेंडरी टर्न्स रखी ज़्यादा तो ये रेशो होगा ज़्यादा, तो E2 होगा E1 से ज़्यादा, और होता भी यही है। हम कैसे वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, अगर यहाँ की टर्न्स ज़्यादा होंगी, सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न्स होंगी, तो इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी विल बी मोर। सो सेकेंडरी कॉइल में EMF ज़्यादा इंड्यूस होगा तो वोल्टेज का सेटअप अप हो गया, वोल्टेज बढ़ गई। बट अगर सेकेंडरी में पहले के मुकाबले में टर्न्स होंगी कम, तो उस टाइम पे सेकेंडरी EMF प्राइमरी EMF से कम होगा, उसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी आर मोर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, so it is set up transformer. If number of turns in secondary are less as compared to number of turns on primary, then it is set up down transformer, right? अच्छा, और एक पॉइंट मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस पावर रिमेन्स कांस्टेंट, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपको एग्जाम में आ सकता है। पावर कांस्टेंट रहेगा, यानी P1 आएगा बराबर P2 के। सो पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, है ना। सो कैन आई सिंपली राइट पावर के बदले में V, हाँ इसमें कितना EMF है E1, और वो करंट के बदले I1, मान लो इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, यहाँ पे सपोज करंट फ्लो हो रही है I2। सो यहाँ पे कितना पावर होगा E2 I2, EMF इंटू करंट EI। सो व्हाट इज नाउ E1 by E2 इक्वल, कैन आई राइट इट इज I2 by I1। ठीक है, तो इनको ज़रा कंपेयर कर लेते हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं। कैन आई राइट E1 by E2 होता है बराबर N1 by N2 होता है बराबर I2 by I1। समझ आ रही है मेरी बात। और अगर हम उल्टा कर लेते हैं, E2 by E1 इज इक्वल टू N2 by N1 इज इक्वल टू I1 by I2। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम K भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस में दिया होगा K क्या आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, राइट। सो अगर आपको K दिया होगा, वो होता है नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी बाई प्राइमरी, सेकेंडरी टर्न्स बाई प्राइमरी टर्न्स, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, या सेकेंडरी EMF बाई प्राइमरी EMF, या प्राइमरी करंट बाई सेकेंडरी करंट। तो ये बोलेंगे नहीं E1 बाई E2 इज इक्वल टू, सॉरी E2 बाई E1 इज इक्वल टू N2 बाई N1 इज इक्वल टू I1 बाई I2। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ती है लेकिन करंट घटती है, ये याद रखेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटती है लेकिन करंट बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। हम डायरेक्टली आएंगे, अब ट्रांसफार्मर जो है इसमें कुछ टाइप के लॉसेस हमारे पास होते हैं, ठीक है। सो इफ वी टॉक ऑफ लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर, वी हैव सम। तो पहला लॉस आपका आयरन लॉस होता है, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं पहला आपका कॉपर लॉस होगा, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस में दोस्तों आप क्या लिखेंगे, जब करंट फ्लो होती है, वायर्स वाइंडिंग्स जो होती है, ये तारें जो होती है ट्रांसफार्मर की, ये हीट अप हो जाती है। तो हीट अप होना ही एनर्जी लॉस, पावर लॉस कहलाता है। सो कॉपर लॉस क्या होता है, इट इज ड्यू टू द वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, दे गेट हीट अप in while they are processing, जब वो काम कर रहे होते हैं, they get heat up and we can say it is copper loss. So it occurs due to windings. So loss in the form of heat in primary and secondary coils. इनको हम दोस्तों कहते हैं कौन सा लॉस, कॉपर लॉस। दूसरा आपके पास होता है, उसको हम कहते हैं आयरन लॉस, भी हम उसको कह सकते हैं। असल में दूसरा लॉस आपका होता है जिसको हम कहते हैं कोर लॉस। ये कॉपर लॉस है ना, दूसरा आपके पास होता है कोर लॉस। कोर लॉस में दो लॉसेस आते हैं, एक तो आता है एडी करंट लॉस जिसको आयरन लॉस भी कहते हैं, एडी
करंट लॉस और दूसरा होता है हिस्टेरेसिस लॉस। अब कोई कहेगा सर एडी करंट लॉस क्या होता है? एडी करंट लॉस होता है जब आपने ये आपका कोर है, आपने वाइंडिंग रखी हुई है ऐसे, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स कोर को लिंक करता है ना, सो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स कोर को लिंक करता है, फेरोमैग्नेटिक कोर ये होता है। तो कोर के अंदर करंट्स, चूंकि वेरिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, कोर के अंदर ईएमएफ विंडोज हो जाता है, सो करंट्स फ्लो होने लगती है, जिन करंट्स को हम एडी करंट्स कहते हैं, वो भी एक किस्म का लॉस है। सो एडी करंट लॉस किस वजह से होता है? चेंजिंग फ्लक्स लिंकिंग with core induce currents. As a result it heats up, ये हीट अप हो जाता है, ठीक है। ये आपका कोर है, ये हीट अप हो जाता है, तो वो भी एक किस्म का क्या है? लॉस। उसके बाद हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉस है। तो चूंकि इसको कंप्लीट एक साइकिल मैग्नेटाइजेशन होता है, जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं तो उधर वो डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं। तो जब एक कंप्लीट साइकिल होता है, पहले मैग्नेटाइज होना फिर डिमैग्नेटाइज होना, सो कंप्लीट्स व्हेन द कोर इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन द कोर इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीट साइकिल ऑफ द मैग्नेटाइजेशन लॉस अकरिंग इन इट इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस लॉस। इसमें भी लॉस रहता है। बेसिकली जब डोमेन्स अलाइन होते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड फिर रिवर्सल होता है, तो वो डोमेन्स वापस नहीं आ जाते हैं, उनमें परमानेंट एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। तो एक लॉस वहाँ भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉस। तो हो गया आपका ट्रांसफार्मर। इसमें मान लो छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है आपको ट्रांसफार्मर में, ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन होगा मान लो इन ए ट्रांसफार्मर टर्न्स इन प्राइमरी में टर्न्स हैं दोस्तों 200 एंड टर्न्स इन सेकेंडरी आर 100। प्राइमरी में 200 टर्न्स है, सेकेंडरी में 100 टर्न्स है। क्वेश्चन है इफ ईएमएफ इन प्राइमरी इज 200 वोल्ट, फाइंड सेकेंडरी ईएमएफ। आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में बताना कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। हम जानते हैं E2/E1 होता है बराबर N2/N1 के, अभी अभी पढ़े हैं ना। सो E2 ईएमएफ इन द सेकेंडरी वी हैव टू कैलकुलेट। प्राइमरी ईएमएफ कितना है? 200 वोल्ट। सेकेंडरी में कितनी टर्न्स है? N2 दिया हुआ है ये 100। प्राइमरी में कितनी टर्न्स है? 200। ठीक है, तो ये कट जाएगा। E2 का वैल्यू आपको आया 100 वोल्ट। समटाइम्स यू में बी गिवन करंट, प्राइमरी में करंट दी होगी, आपको सेकेंडरी करंट निकालनी होगी, तो उसके लिए हम जानते हैं ये फॉर्मूला E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2। तो ये आप यूज करके करंट्स निकाल सकते हैं, राइट। तो मुझे अब ज़्यादा इस पे क्वेश्चन डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो इसके बाद हम डायरेक्टली मूव करेंगे ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। आरएल मीन्स एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर भी होगा और इंडक्टर भी होगा। तो समझो दोस्तों, हमने यहाँ पे एक रेजिस्टर ये बनाया, ये इंडक्टर बनाया और की भी लगाई, बाहर से अपनी एक बैटरी अटैच करी। इसका ईएमएफ है ई, रेजिस्टेंस है आर, इंडक्टेंस है एल। हमें बेसिकली करंट की फॉर्मूला चाहिए, इसमें किसी भी टाइम पे करंट कितनी होगी उसके लिए एक डेराइवेशन हमें चाहिए। तो मैं केवीएल यूज करूंगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपका आएगा, ई जो आएगा आफ्टर स्विचिंग की के, जब आपने के को स्विच किया, राइट, तो उस टाइम ईएमएफ किसके बराबर होगा? ई होगा दिस वोल्टेज ड्रॉप और प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जो आएगा वो होगा आई इंटू आर, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा आई इंटू आर, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा एल डी आई बाई डी टी।
राइट। तो ये चीज़ हमें पता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना इंडक्टर में एल डी आई बाई डी टी के बराबर। सो बाहर का ईएमएफ होगा बराबर आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी के बराबर। अब हमने इसको सॉल्व करना। देखिए तरीका क्या है, इसको इधर ले जाओ, ये बनेगा ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सिंपल है ना। इसके बाद डिवाइड कर लीजिए बोथ साइड से आर से, रेजिस्टेंस आर से डिवाइड कर लो। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा ई बाय आर माइनस इसका आर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आई आ जाएगा। इसको भी आर डिवाइड कर लो, इसको भी आर डिवाइड कर लो, और इसको भी, ये बनेगा एल बाई आर डी आई बाई डी टी। ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये आर बाई एल इधर ले जाएंगे, ई बाई आई माइनस वन सारा डी आई के नीचे लाएंगे। तो क्या बनेगा, आर इधर गया, एल नीचे आया, आर इधर एल नीचे, राइट। और डी टी भी इधर ही ले जाएंगे, डी टी भी इधर ही ले जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, डी बाई आई डिवाइड बाई ई बाई आर माइनस आई। ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, डी आई के नीचे ये सारा लाया और आर इधर गया, एल नीचे आया, डी टी इधर गया, राइट। इसके बाद हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी। क्यों, उससे कुछ अच्छी चीज़ हमारे सामने आएगी। माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ से भी माइनस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी माइनस हमने मल्टीप्लाई किया। इसके बाद चूंकि आई हैव टू सॉल्व, आई हैव टू फाइंड, आई नीड टू इंटीग्रेट द थिंग्स, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बोथ साइड से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आर बाई एल डी टी, दिस कम्स इक्वल टू ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी आई बाई ई बाई आर माइनस आई। अब देखिए दोस्तों, माइनस आर बाई एल आएगा बाहर, ठीक है। डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी, डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी, राइट। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे और एक चीज़ भी लिखेंगे। चूंकि इंटीग्रेशन होगी तो प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी साथ में डालना पड़ेगा। अच्छा, इधर से क्या आया, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं वो होता है लॉन ऑफ डिनोमिनेटर, बिकॉज डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर के बराबर है। इन शॉर्ट अभी आप याद रखिए, इस पूरे की इंटीग्रेशन होगी लॉन ऑफ ये, लॉन ऑफ ई बाय आर माइनस आई। लॉग को हम, है ना, 2.303 लॉग, उसको हम लॉन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ जो हमारे यहाँ फिलहाल ये टर्म हमारे पास, हमने फिलहाल इसको इंटीग्रेट किया। अब हम के का वैल्यू निकालेंगे। कैसे के का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हम डायरेक्टली टी का वैल्यू पुट करेंगे 0, राइट। सो टी का वैल्यू ज़रा, जब मैं टी का वैल्यू रखूँगा 0, उस टाइम पे करंट भी होगी 0, है ना। जो टी 0 मीन्स जो ही हमने ये ऑन किया तो यहाँ से कोई करंट नहीं निकलेगी, बिकॉज इंडक्टर में इनर्शिया होगा, वो करंट को चेंज होने नहीं देगा। सो करंट होगी 0 के बराबर। तो ज़रा ये क्या बनेगा, बनेगा 0 प्लस के होगा बराबर लॉन ऑफ ई बाय आर, बिकॉज आया है ना 0 को, के का वैल्यू क्या आया, लॉन ऑफ ई बाय आर, तो डाल दो के का वैल्यू। सो हियर वी गेट, ये बनेगा माइनस आर बाई एल टी प्लस, ये बेसिकली के का वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा, जब टी 0 है करंट 0 है, राइट। सो ये बनेगा प्लस के बदले अब क्या लिखेंगे, लॉन ऑफ ई बाय आर, लॉन ऑफ ई बाय आर, और राइट साइड से क्या आएगा, ये अपना सारा ऐसे ही लॉन ऑफ ई बाय आर माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो इसको उधर ले जाओ या इधर ले आओ, तो ये बनेगा माइनस आर बाई एल टी इज इक्वल टू लॉन ऑफ ई बाय आर माइनस 1 माइनस लॉन ऑफ ई बाय आर। आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सो ये बनेगा लॉन ए माइनस लॉन बी, वो हुआ लॉन ए बाई बी। सो यहाँ पे आया माइनस आर बाई एल टी इज इक्वल टू लॉन ऑफ ए, ये सारा है, ई बाय आर माइनस 1 डिवाइड बाई ई बाय आर, बिकॉज लॉन ए माइनस लॉन बी होता है लॉन ए बाई बी। ठीक है। अब लॉन को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ई रेज पावर बन जाएगा। सो कहने रेट ई रेज पावर माइनस आर बाई एल टी, लॉन को जब इधर लेंगे ये सारा पावर में आ जाएगा, यहाँ पे लॉन के बदले ई आया, और राइट साइड से क्या आएगा, ई बाय आर माइनस 1 डिवाइड बाई ई बाय आर। तो बस हो गया खेल ख़त्म।
एक बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ये सारा हो जाएगा। ई बाय आर को इधर लाएंगे, सो दिस कम्स इक्वल टू ई बाय आर इंटू ई रेज पावर माइनस आर बाय एल टी इज इक्वल टू ई बाय आर माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे ये 1 नहीं, ये आई है ना, इट इज आई, इट इज नॉट 1, इट इज आई, ये था ना आई, यहाँ पे इट इज आई। चलिए ये आई है, तो बस आई ही निकालना था। आई किसके बराबर आएगा, ई बाय आर, इस टर्म को इधर ले जाओ, माइनस ई बाय आर ई रेज पावर माइनस आर बाय एल टी। सो ई बाय आर कॉमन निकालिए दोस्तों, अंदर बचेगा 1 माइनस ई रेज पावर माइनस आर बाय एल टी। सो ई बाय आर को हम कहते हैं आई नॉट, मैक्सिमम करंट। सो इट इज आई नॉट, है ना, ई बाय आर तब करंट होगी मैक्सिमम जब ये फाइनल स्टेट में पहुंच गया होगा इंडक्टर, बिकॉज फाइनली इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। सो सर्किट में करंट होगी ई बाय आर, मैक्सिमम करंट उस टाइम पे होगी फाइनली। सो ई बाय आर को हम आई नॉट कहेंगे, 1 माइनस ई रेज पावर माइनस आर बाय एल टी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। सो अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, वो ऐसा ग्राफ है। सो दिस इज करंट वर्सेस टाइम। सो यही हमें प्रूव करना था, आपको निकालना था करंट क्या होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे। अब एक पॉइंट है, ये है ना, ये इसको थोड़ा सा और मैं सिंपलीफाई करना चाहता हूं। एक बार ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, करंट का वैल्यू जो आएगा इट इज आई नॉट 1 माइनस ई रेज पावर माइनस एल बाय आर, ऐसे मैं लिखूंगा, सॉरी, ई रेज पावर माइनस टी स्मॉल टी, मैं ऐसे ही रखूंगा, आर में नीचे ले आऊंगा, ये बनेगा टी बाय एल बाय आर। सो एल बाय आर जो इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज पावर माइनस टी बाई टाउ। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर टाउ इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट अगर आप डिफाइन करेंगे क्या होता है ये टाइम कांस्टेंट, तो पहली चीज आप याद रखेंगे, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरएल सर्किट इज एल बाय आर। एल बाय आर होता है टाइम कांस्टेंट। अब देखिए क्या होगा, मैं लिखूंगा अगर टी का वैल्यू आएगा टाउ के, यानी अगर मैं टाउ टी रखूंगा एक ऐसा टाइम जो बराबर होगा टाउ के, तो करंट कितनी आएगी, वो बनेगी आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, बिकॉज ये दोनों बराबर है ना। सो आई का वैल्यू आएगा आई नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई ई। ठीक है, तो जब हम ये वैल्यू ई का वैल्यू हम डायरेक्टली डाल सकते हैं ना, जब ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बनता है 0.632। आई का वैल्यू आता है 0.632 आई नॉट, यानी करंट होगी 63.2% ऑफ आई नॉट। तो ये टाइम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते। अब डेफिनेशन लिखेंगे टाइम कांस्टेंट की, टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ टाइम इन विच करंट राइजेस टू 63.2% ऑफ द मैक्सिमम करंट। यानी टाइम कांस्टेंट टाइम का वो वैल्यू है जब करंट कितनी पहुंच जाएगी, 63.2% ऑफ मैक्सिमम करंट इन आरएल सर्किट। सो इतना ही आपको करना है सर। सो आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, एल बाय आर। और ये क्या होता है, ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे करंट जब बढ़ती है वो पहुंच जाएगी कितना, 63% ऑफ द फाइनल करंट, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमने सीख ली। अब हम डी के पढ़ेंगे करंट का। सो करंट का डीके क्या होता है, ये तो हुआ राइज ऑफ करंट, करंट बढ़ रही थी आरएल सर्किट में, करंट बढ़ रही थी। नाउ इफ वी टॉक ऑफ डीके ऑफ द करंट इन आरएल सर्किट, डीके ऑफ करंट। अब हमने क्या किया, मान लो अब इंडक्टर में करंट मैक्सिमम हो गई, आरएल सर्किट ही हम लेंगे, ये आर है ये एल। अब हम क्या करेंगे, बाहर से, अभी तो करंट मैक्सिमम हो गई थी, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बाहर से, मान लो पहले ऐसा था, ऐसा सर्किट था ना, यहाँ पे एक की थी, ठीक, तो मैं यहाँ पे और एक की लगाऊंगा, ये सपोज K1 है, ये K2। अब करंट चूंकि मैक्सिमम हो गई थी, अब हम K1 ओपन करेंगे, K2 क्लोज करेंगे। नाउ K1 इज ओपनड, अब सेल तो नहीं रही, एंड K2 इज क्लोज्ड। अब जब K1 ओपन हो गई तो सेल तो नहीं रही ना इसमें, अब K2 क्लोज हो गई,
तो अब धीरे धीरे करंट डिस्चार्ज हो जाएगी। ये इंडक्टर में एनर्जी स्टोर थी, अब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। अब करंट धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस रजिस्टर, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, अब इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे वोल्टेज कितना है IR प्लस उसमें कितना वोल्टेज है LdI/dt। इससे पहले वाले टॉपिक में वो होता था E के बराबर, बट अभी तो सेल है नहीं, तो ये आएगा 0 के बराबर, यानी IR प्लस LdI/dt इज इक्वल टू 0। तो फिर से वही सीन चलेगा, तो हम क्या करेंगे, IR को इधर ले जाएंगे। सो LdI/dt जो आपका आएगा दैट इज माइनस IR, डिवाइड कर लो R से, तो क्या आएगा L/R इंटू DI/dt इज इक्वल टू माइनस I। ठीक है दोस्तों, तो I को नीचे लो, बाकी सारा शिफ्ट कर लो। सो DI/I आएगा माइनस R/L इंटू dt। DI के नीचे मैंने I लाया, R ऊपर गया, L नीचे आया, dt भी ऊपर चला गया। अब फिर से इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा 1/I का इंटीग्रेशन होगा ln I, राइट। तो ये बन जाएगा माइनस R/L इंटीग्रेशन है। जब हम, चलो मैं और एक स्टेप बढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ DI/I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस R/L dt। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा, DI/I का इंटीग्रेशन होगा log I यानी ln I। सो ln I इज इक्वल टू माइनस R/L बाहर आएगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, प्लस आएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, जब t का वैल्यू था 0, अब की बार t 0 हुआ जब आपने ये क्लोज किया, उस टाइम पे ऑलरेडी करंट इसमें मैक्सिमम थी I0, 0 नहीं थी अभी करंट, ये ऑलरेडी इसमें करंट मैक्सिमम चल रही थी। सो I का वैल्यू होगा I0। तो क्या लिखेंगे, ln ऑफ I के बदले लिखेंगे I0 इज इक्वल टू ये टर्म बनी 0 प्लस k। तो k का वैल्यू क्या आया दोस्तों, ln ऑफ I0। सो k का वैल्यू इसमें डाल दो। सो व्हाट इज ln I इक्वल टू, इट इज माइनस R/LT प्लस ln ऑफ I0। ठीक है, ln I0 को इधर ले जाओ, ln I माइनस ln I0 कम्स इक्वल टू माइनस R/LT। ये बनेगा ln A माइनस ln B, यानी ln A/B। सो ln I/I0 इज इक्वल टू माइनस R/LT। अब ln को इधर ले जाएंगे, बनेगा e टू द पावर, यानी I/I0 आएगा e रेज पावर माइनस R/LT। सो I आएगा बराबर I0 e रेज पावर माइनस R/LT। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द करंट जब करंट का डीके हो रहा हो, जब करंट धीरे धीरे खत्म हो रही हो थ्रू द रजिस्टर। तो यहाँ पे भी हम R को नीचे लाएंगे, टाइम कांस्टेंट फिर से डिफाइन होगा। सो टाइम कांस्टेंट फिर से यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखिए। अच्छा पहले मुझे बता इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, पहले करंट थी I0, फिर धीरे 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 खत्म हो रही है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द करंट व्हेन इट इज डिकेइंग, जब करंट धीरे धीरे कम हो रही है। सो I टाइम कांस्टेंट की अगर हम बात करेंगे, पहले अब मुझे बताइए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ करंट को, I इज इक्वल टू I0 e रेज पावर माइनस T/L/R। हाँ लिखा जा सकता है। L/R को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, तो करंट का वैल्यू क्या आएगा I0 e रेज पावर माइनस T/τ। तो फिर से मैं लिखूंगा, जब T का वैल्यू होगा टाउ के बराबर, आई नीड टू डिफाइन टाउ, तो करंट कितनी आएगी I0 e टू द पावर -1, है ना, जब T और टाउ सेम होंगे। सो करंट का वैल्यू होगा I0/E, और जब हम 1/E का वैल्यू निकालते हैं तो करंट का वैल्यू आता है, ये निकलता है अराउंड 37% ऑफ I0। सो टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम इन विच करंट डिक्रीजेस टू 37% ऑफ I0। सो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जितनी देर में, जितने टाइम में करंट या तो बढ़ेगी कितनी 63.2%, या ये वो टाइम है जितनी देर में करंट डीके होगी 37% ऑफ इनिशियल करंट। इसी तरह से सेम टू सेम है आरसी सर्किट, उसमें डीके और फॉल का वैसे वो तो नहीं आता है ज़्यादा, यही आता है, तो ये आप कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू लास्ट टॉपिक दैट इज एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेटर क्या होता है और उसमें किस टाइप की ऑसिलेशंस होती है।
देखिए दोस्तों, एलसी ऑसिलेटर क्या होता है। आपके पास बेसिकली ये कैपेसिटर होगा। पहले सबसे पहले ये चार्जड कैपेसिटर, हम इसको पहले चार्ज कर देते हैं, फिर हम यहाँ पे की के ज़रिए रख देते हैं, हम एक इंडक्टर यहाँ पे लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे की है, तो इसी को हम कहते हैं, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, इसको कहते हैं एलसी ऑसिलेटर। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ही आप की क्लोज करते हो तो यहाँ का पोटेंशियल हाई है, तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, और जब करंट फ्लो होगी तो चार्ज धीरे 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 इसका कम हो जाएगा, राइट। तो इसमें एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, बट जब करंट फ्लो होती है यहाँ पर वो एनर्जी कन्वर्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी में। सो धीरे धीरे करंट बढ़ती है हो जाती है मैक्सिमम, यहाँ का चार्ज हो जाता है 0, राइट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब करंट इसी डायरेक्शन में अभी भी चल रही होती है, कैपेसिटर को ये रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज कर लेती है। उसके बाद इसमें करंट बन जाती है 0, ये फुली चार्ज हो जाता है, फिर से ये वापस डिस्चार्ज होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती है, चार्ज फ्लो करता है। एनर्जी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में थी, फिर मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होती है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट होती है। सो एलसी ऑसिलेटर क्या होता है, ए सर्किट विच प्रोड्यूसेस electrical oscillations and where energy is repeatedly converting from electric field to magnetic field। एनर्जी कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फील्ड में एंड वाइस वर्सा, फिर मैग्नेटिक फील्ड में से इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो ये एलसी ऑसिलेटर होता है। अब हम क्या करेंगे, हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे जहाँ से पता चलेगा कि हाँ चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, राइट। तो पहले मुझे बताया इसमें कौन सी, किसी इंस्टेंट पे, सपोज किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस टाइम पे इसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें भी मैग्नेटिक एनर्जी होगी, राइट। सो इसमें का इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है Q²/2C। मैं यहाँ पे लिखूंगा एट एनी इंस्टेंट एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होती है, Q²/2C आपको पता होना चाहिए। इंडक्टर में कितनी एनर्जी होती है, हाफ ऑफ Li² के बराबर। सो दिस इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। उस टाइम पे कैपेसिटर में कितना चार्ज है, Q, और उस टाइम पे करंट कितनी है, इंडक्टर में L है करंट, राइट। तो अगर हम इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं, बिकॉज टोटल एनर्जी तो खत्म, टोटल एनर्जी जो होती है इसमें, सो दैट रिमेन्स कांस्टेंट इफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज केप्ट वेरी स्मॉल, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में कन्वर्ट होती है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। सो देयर इज नो चेंज इन टोटल एनर्जी। तो मैं इसको डिफरेंशिएशन अगर करूंगा, du/dt वो होगा बराबर 1/2C, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है ना, Q² का डिफरेंशिएशन होगा 2Q इंटू dQ/dt, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ द चार्ज। 1/2C ऐसे ही, Q² का डिफरेंशिएशन 2Q, Q का फिर डिफरेंशिएशन dQ/dt, प्लस ऐसे ही यहाँ पे भी शाबाश 1/2L ऐसे, ये कांस्टेंट है ना, I² का डिफरेंशिएशन 2I और करंट का डिफरेंशिएशन di/dt, राइट। सो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, सो दिस कम्स इक्वल टू Q। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, dQ/dt, उसको तो हम करंट कहते हैं ना, सो कैन आई राइट I, हाँ। What is du/dt? That is 0. There is no total change in the energy. Total energy में कोई change नहीं है, इसीलिए differentiation of total energy we have to take it 0. अच्छा, क्यों ऐसे ही, dQ/dt is current plus L ऐसे ही, current ऐसे ही, क्या मैं d/dt ऐसे ही लिखूंगा? I के बदले लिखा जा सकता है ना dQ/dt, मैं सारा dQ में लाना चाहता हूँ। अब देखो, Q मैंने ऐसे ही रखा, dQ/dt को हमने I रखा, राइट, प्लस L I ऐसे ही, d/dt ऑफ I के बदले मैंने dQ/dt रख दिया। ठीक है दोस्तों, या अगर आपको, चलो ऐसे भी रख सकते हैं। सो I कॉमन निकल के इधर जाके 0 बनेगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, Q प्लस
यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, L, ये बनेगा d²/dt² ऑफ Q। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बनती है, अपने ऑसिलेशन में बराबर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन देखी हो, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं, ऑन सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल, डबल डेरिवेटिव है ये, ऑन सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑन सॉल्विंग, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व जब करते हैं तो चार्ज निकल आता है Q0 sin ओमेगा t प्लस फाइव। यानी जो चार्ज है कैपेसिटर में, जो चार्ज है ना, वो साइन फंक्शन है, यानी चार्ज बढ़ता बढ़ता हो जाता है मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे बन जाता है जीरो, फिर रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होता है। ये बराबर AC है, ऑल्टरनेटिंग करंट है या एक ऑसिलेशन है, सो चार्ज इज ऑसिलेटरी इन द सर्किट। इनफैक्ट यू कैन फाइंड द करंट ऑल्सो I इज इक्वल टू dQ/dt। अगर हम इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे चार्ज को तो करंट मिलेगी, सो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, Q0, साइन का आएगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, ओमेगा टी का इंटरनल डिफरेंशिएशन ओमेगा, सो I आएगा Q0 ओमेगा को हम कहते हैं I0, ठीक है, cos ओमेगा t प्लस फाइव। तो करंट भी जो है, करंट भी अगर हम देखेंगे वो ऑसिलेटरी है, यानी आपका चार्ज भी ऑसिलेटरी है और करंट भी ऑसिलेटरी है। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, LC सर्किट। तो यहाँ पे आपका AC वाला पार्ट सारा कंप्लीट होता है। नाउ वी विल नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वेरी चैप्टर, दैट इज वेव ऑप्टिक्स, राइट। दोस्तों मैंने सोचा है कि जो हमारा रे ऑप्टिक्स है वो मैं एंड में कंप्लीट करूंगा। तो पहले हम वेव ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे, उसके बाद मैं मॉडर्न पढ़ाऊंगा, ड्यूअल नेचर पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को एटम्स न्यूक्लियर पढ़ाऊंगा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट में हम आएंगे रे ऑप्टिक्स पे, राइट। सो पहले हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। EMWs में छोटे मोटे 2-3 टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। फिलहाल हम वेव ऑप्टिक्स पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम इसमें पढ़ते हैं दैट इज वेव फ्रंट। वेव ऑप्टिक्स में यूजुअली हम पढ़ते हैं कि लाइट जो है ये वेव है। हाइजेंस प्रिंसिपल में कहता है लाइट एक मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो फिलहाल वेव फ्रंट की अगर हम बात करते हैं, वेव फ्रंट होता क्या है। मान लो आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, इट इज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। इसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। बेसिकली जो हम हाइजेंस प्रिंसिपल वगैरह इसमें पढ़ते हैं वो हमें बताता है कि लाइट जो है ये एक मैकेनिकल वेव है, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और हाइजेंस ने कहा कि पूरी यूनिवर्स में एक मीडियम फैला हुआ है, वो इथर जिसका नाम वो ल्यूमिनिफेरस इथर हमें नाम दिया गया था, तो उस हिसाब से हम चलते हैं। सो फिलहाल लाइट जो है ये वेव है। तो नो व्हाट इज़ वेव फ्रंट। मान लो आपके पास एक सोर्स है, सोर्स से जब लाइट निकलेगी तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगी। सो जो पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स सेम फेज में होंगे उनको अगर हम ज्वाइन करेंगे सारे पार्टिकल्स को, एक सरफेस बनेगी, उस सरफेस को कहते हैं वेव फ्रंट। यानी मान लो मेरे पास सपोज एक पॉइंट सोर्स है, बात को समझना, सपोज ये सोर्स है, ये सोर्स है, मान लो मैं पॉइंट सोर्स ले रहा हूँ ऐसे। तो आपको नहीं लगता है कि सपोज मैंने स्विच ऑन किया, सपोज 1 माइक्रो सेकेंड में लाइट यहाँ पहुँच गई होगी, एक ही माइक्रो सेकंड में लाइट यहाँ पहुँच गई होगी, यहाँ पहुँच गई होगी, यहाँ, तो ये वाला पार्टिकल इधर अब जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। आपको नहीं लगता ये चारों पार्टिकल्स जो है उनको एट ए टाइम उन्होंने मूव करना स्टार्ट किया एक ही डायरेक्शन में, वो फेज में कहलाएंगे। सो इन पॉइंट्स को जब मैं कंबाइन करूँगा, ये जो सरफेस बनेगी ये सरफेस कहलाती है वेव फ्रंट। इनफैक्ट ये 4 ही पॉइंट्स नहीं है, 4 ही पार्टिकल्स नहीं है, ये स्फीयर के ऊपर ये सारे पॉइंट्स आएंगे अगर सेंटर पे सोर्स होगा। सो व्हाट इज वेव फ्रंट।
कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। सो जितने भी पार्टिकल्स सेम फेज में होंगे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, एक ही डिस्प्लेसमेंट उनका होगा, वो उनको सब पार्टिकल्स को मिलाओ, जो सरफेस बनेगी उस सरफेस को कहते हैं वेव फ्रंट। अब ये पॉइंट सोर्स आपको अब याद रखना, पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। सो फॉर पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। कभी कभार आपके पास लाइन सोर्स होगा, ये एक मान लो ट्यूब लाइट एक है, तो ये वाले पार्टिकल्स इक्विडिस्टेंट है ट्यूब लाइट्स, इस ट्यूब लाइट से। सो ये फेज में होंगे, जो ही आप इसको स्विच ऑन करोगे इनको एनर्जी मिलेगी, एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेंगे। ये समझ आ रही है बात? तो ये सारे पार्टिकल जब हम ये लाइंस मिलाएंगे तो ये बन जाता है सिलेंडर। सो लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। सो ये बात अब इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। तो वेव लाइट अब हमेशा समझेंगे हम कि वेव फ्रंट्स में लाइट ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल्स इन वेव फ्रंट्स। तो जब मैं दिखाऊंगा लाइट जा रही है उधर, मैं ऐसे वेव फ्रंट्स दिखाऊंगा, लाइट जा रही है, ये वेव फ्रंट्स है। रेज जो है, मान लो यहाँ पे सोर्स है, रेज आप अगर दिखाना चाहेंगे, रेज ऐसे होंगी, रे वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होती है, ये बात याद रखना। सो कहीं पर भी अगर आपके पास ऐसा भी कहीं वेव फ्रंट होगा तो ये रे होगी, इसके प्लेन को नॉर्मल, ये रे कहलाएगी। सो वेव फ्रंट्स अब आप समझ रहे हैं, ये सरफेसेस है, जब लाइट चलती है ये सरफेसेस आगे चलती है, राइट। सो अगर पॉइंट सोर्स होगा वो है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, और जब लाइन सोर्स होगा वो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। इसके बाद हम डायरेक्टली मूव करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल की ओर। हाइजेन ने एक प्रिंसिपल दिया, हाइजेंस प्रिंसिपल को हम सम अप करेंगे 2 पॉइंट्स में, 2 पॉइंट्स में हम इसको डिफाइन करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई भी वेव फ्रंट है, हाइजेन ने कहा अगर आपके पास कोई भी वेव फ्रंट है, उसका हर एक पॉइंट एक्ट करता है सोर्स फॉर द न्यू डिस्टर्बेंसेस विच आर कॉल्ड एज वेवलेट्स। पहले मैं पॉइंट लिखूंगा फिर समझेंगे। सो पहला पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स ऑन ए given wavefront act as a source for secondary disturbances called as secondary wavelets। मान लो आपके पास एक वेव फ्रंट है, उसका एक हिस्सा है समझो स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो हाइजेन ने कहा आप कोई भी पॉइंट इसका ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये सोर्स कर, तो ये एक्ट करता है सोर्स। ये समझो एक छोटा मोटा बल्ब है, एक सोर्स है जो बनाता है नई डिस्टर्बेंस जिसको हम वेवलेट कहते हैं। सो ये सर्कुलर जो मैंने बनाया ये वेवलेट है, ये बॉल्स जैसी है, स्फेरिकल है वेवलेट। इसी तरह से और एक पॉइंट अगर आप चूज करेंगे, दिस विल बी द सोर्स फॉर व्हाट, किसके लिए सोर्स बनेगा, और एक डिस्टर्बेंस के लिए जिनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। अगर यहाँ पे और एक पॉइंट लेंगे, वो भी सोर्स एक्ट करता है फॉर ए न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स। सो पहला पॉइंट यही है, ऑल द पॉइंट्स ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, ऑल द पॉइंट्स ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स फॉर सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स। ये इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम इन सेकेंडरी वेवलेट्स को एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक सरफेस ड्रॉ करेंगे जो टेंजेंशियली इनको टच करेगी, तो वो सरफेस जो इनको टेंजेंशियली टच करती है वो बन जाती है नया वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। यानी दूसरा पॉइंट यही है, ए सरफेस टचिंग टेंजेंशियली दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। इन सेकेंडरी वेवलेट्स को जो सरफेस टच करती है टेंजेंशियली, दैट बिकम्स इन न्यू वेव फ्रंट, जिसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। ए सरफेस टचिंग tangentially these secondary wavelets forms secondary wave fronts। उनको हम क्या कहते हैं, secondary
वेव फ्रंट्स। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट्स आप सम अप करेंगे, यही हाइजीन का प्रिंसिपल है। बट इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हम लिखते हैं ऐसे, मान लो अब बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा तो थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी, तो यहां पे हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। पहला हम लिखेंगे कंसिडर प्राइमरी वेव फ्रंट। हम एक प्राइमरी वेव फ्रंट लेंगे ए बी, समझो ये ए बी है आपका वेव फ्रंट प्राइमरी। इस पे हम मार्क करेंगे कुछ पॉइंट्स, मार्क पॉइंट्स 1 2 3 4 सो ऑन। हम इस पे मार्क करते हैं ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये हमने इस पे मार्क किया। अब देखिए क्या होगा, इसको हम सेंटर लेंगे, हम एक सर्कल अब ड्रॉ करेंगे, किस रेडियस का, वेलोसिटी इनटू टाइम का। टाइम टी के बाद मान लो वेव आगे गई होगी तो हम दिखाते उतना बड़ा स्फीयर बना होगा। ठीक है, नाउ take these points as center, draw circles of radii। हम सर्कल्स बनाएंगे जिनका रेडिय होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, उसके बाद यानी ये सर्कल्स हम बनाएंगे, इनका रेडियस कितना होगा, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम इनका रेडियस होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम इनका रेडियस है। नाउ अब हम क्या करेंगे, now draw a line touching these circles tangentially in forward direction। बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट्स नहीं बनते, तो ये नया वेव फ्रंट बनेगा, ये पीछे का नहीं बनेगा। इसके बाद फिर ये सोर्स एक्ट करेगा, फिर से ऐसे ही सीन सामने होगा। सो इन शॉर्ट हमने हाइजीन प्रिंसिपल पढ़ लिया। हाइजीन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि पहले हम कोई वेव फ्रंट लेते हैं, पहला पॉइंट हर एक पॉइंट जो इसमें इसको हमने 2 लाइन्स में सम अप किया है। पहली लाइन क्या है, हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट acts as a source for secondary disturbances called as secondary wavelets। Point number 2, a surface touching tangentially these secondary wavelets becomes secondary wavefront। बस इतना ही। एक लाइन का, एक वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट करता है सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स। ए सरफेस टचिंग tangentially these wavelets is called as secondary wavefront। इनफैक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे भी, ये क्या आपका, ये वाला था प्राइमरी वेवफ्रंट, ये वाला सेकेंडरी वेवफ्रंट, और ये सर्कल सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद बोर्ड एग्जाम में लेकिन जो आपका आता है, वहाँ पे आता है कि भाई आप हमें बताइए, आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीफाई कर लीजिए यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखूंगा, वेरीफाई laws of refraction and reflection using हाइजीन्स प्रिंसिपल। हाइजीन्स प्रिंसिपल यूज करके आपको करना क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करने हैं। तो चलिए पहले हम रिफ्रैक्शन प्रूव करेंगे, रिफ्रैक्शन हम पहले प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए बड़ा सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारा आसान है। देखिए हम क्या करेंगे, मान लो आपके पास एक सरफेस है, राइट, तो यहां से एक प्राइमरी वेव फ्रंट आया, समझो ये वाला वेव फ्रंट आपका आया, ये यहां से वेव फ्रंट। इनफैक्ट अगर आप रेज भी बनाना चाहेंगे, रेज ऐसे आएंगी, है ना, रे होती है ना नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, ये आपका एक वेव फ्रंट आ गया। अब इसको करना क्या है, इसको मान लो इसका नाम है ए बी, राइट। तो पहले वेव फ्रंट का ये वाला हिस्सा पानी के अंदर तैर जाएगा, यहाँ पानी है ना, देयर इज वाटर, ये कोई दूसरा मीडियम है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। सपोज यहाँ वेलोसिटी है v1, यहाँ वेलोसिटी है v2।
इसके बाद ये वाला साइड जो होगा ये धीरे धीरे स्लोली चलेगा, बिकॉज मीडियम में लाइट की वेलोसिटी चेंज होगी। तो समझो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया, इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये वाले ए ने यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, राइट। और उसके बाद उतने ही टाइम में समझो ये यहाँ से यहाँ आ गया। लेट अस सपोज टाइम टी लगा, ये वेव फ्रंट के इस हिस्से को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, टी। उस दौरान ये यहाँ चला गया, ठीक है। ये रे बैंड हो गई ना, रे बैंड हो गई, तो वेव फ्रंट तो अब मैं बनाऊंगा, अभी मैंने दूसरा वेव फ्रंट नहीं बनाया, तो ये आपका नया वेव फ्रंट बनेगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड दिस इज, ये रे है हमारी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से रे यहाँ चली गई, यहाँ फिर ऐसे चली जाएगी, ये रे इधर चली गई, फिर यहाँ से ऐसे चली जाएगी मीडियम के अंदर। ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। आराम से समझो, जब टाइम टी लगा इस वेव फ्रंट के इस हिस्से को यहाँ तक आने में, तब तक ये यहाँ चला गया, राइट, और ये यहाँ चला आया। अब देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो इंसिडेंट वेव फ्रंट बना रहा है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। समझो, ये अगर आप ऐसे भी ऐसे रखोगे, दिस इज एंगल ऑफ, है ना, इंसिडेंट रे ये वाली, आप आराम से समझो, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाए, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से इंसिडेंट वेव फ्रंट जो इस लाइन के साथ एंगल बनाए, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, राइट। अच्छा, इसी तरह से ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। अब आप इससे कंफ्यूज मत हो जाओ, इंसिडेंट वेव फ्रंट कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है, आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, वो आर है, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे ये सीन में, आप मुझे बता सकते हैं कि इसका मैं नाम रखूंगा सपोज सी, इसका सी नाम रखेंगे, इसका डी नाम रखेंगे। बी सी किसके बराबर होगा? नाउ हियर मैं यहाँ पे लिखूंगा, हियर बी सी होगा v1 इंटू टाइम। सपोज यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t, राइट। सो बी सी कितना होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी है ना v1, यानी v1 इंटू टाइम, ये बी सी हमारा हो गया। अच्छा, ए डी कितना होगा ऑल्सो, व्हाट इज ए डी, उतना ही टाइम हो गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन वेलोसिटी है ना v2, यानी v2 इंटू टी। नो व्हाट इज बी सी बाई ए डी, अगर मैं बी सी बाई ए डी निकालूंगा, इनको डिवाइड करो, टी टी कटेगा, दैट इज इक्वल टू v1 बाई v2, राइट। अच्छा, और एक चीज़, क्या मैं लिख सकता हूँ साइन आई आएगा, अच्छे से सुन लेना, ये जो है ना ये वाली चीज़, साइन आई आएगा बी सी बाई ए सी। मैं यहाँ पे लिखूंगा हेयर साइन आई आएगा बी सी बाई ए सी। सो बी सी आएगा ए सी साइन आई, बी सी का वैल्यू आया ए सी साइन आई। सपोज ये फर्स्ट है, सपोज ये सेकंड है। सो बी सी जो आया, बी सी हुआ ए सी का साइन कंपोनेंट। इसी तरह से ये वाले ट्रायंगल में साइन आर किसके बराबर होगा, जरा बताओ। ऑल्सो व्हाट इज साइन आर, साइन आर आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, ए डी, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, ए सी। सो ए सी साइन आर, ए डी का वैल्यू आया ए सी साइन आर, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बस बी सी और ए डी का वैल्यू पुट कर लो, बी सी और ए डी का वैल्यू इसमें पुट कर लो, काम हो जाएगा। पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो बताइए दोस्तों क्या मिलेगा, बी सी के बदले क्या लिखें, बी सी के बदले ए सी साइन आई डिवाइड बाई ए डी के बदले ए सी साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2। चलो फिलहाल मैं v1 बाई v2 ही लिखूंगा, ए सी गया। सो व्हाट इज साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, ठीक है। सो क्या मैं v1 के बदले लिख सकता हूँ v1 बाई सी डिवाइड बाई v2 के बदले v2 बाई सी, ताकि सी खत्म हो जाएगा, वापस ही आया। अब देखिए क्या होगा, ये वाली चीज अब इस हिसाब से ऊपर आएगी, है ना। सो कैन आई राइट, इसके बदले हम लिख सकते हैं v1 बाई सी इंटू सी बाई v2। तो यहां पे ऐसा लिखा, फिलहाल यहां तक तो सारा क्लियर है। मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, बी सी कितना, पहले बी सी होगा v1 इंटू टी,
AD कितना होगा V2 इंटू टी, सो V1 इंटू टी, V2 इंटू टी, सो BC बाई AD इनको डिवाइड कर लो, ये बनेगा V1 बाई V2, ठीक है। उसके बाद BC खुद कितना आया, AC साइन आई, BC के बदले हमें आया, हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, साइन आई आया BC बाई AC हमने लिखा, सो BC का वैल्यू यहाँ से निकाला। फिर ये नीचे वाले ट्राइंगल में साइन R लिखा, वो आया AD बाई AC, सो साइन R के बदले AD का वैल्यू मैंने निकाला। अब AD और BC का वैल्यू इधर पुट किया तो वहाँ पे AC कैंसिल हो गया, साइन I बाई साइन R आया V1 बाई V2 के बराबर, राइट। सो तो मैं डायरेक्टली इतना भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट इज़ V1 बाई V2, सो कैन आई सिंपली राइट इट इज़ μ2 बाई μ1। हम पढ़े हैं ना, हम पढ़े हैं, अगर आपको याद होगा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ μ1 बाई μ2 होता है V2 बाई V1 के बराबर, है ना, वो λ1 बाई λ2, वो सारा हमने पढ़ा। सो V1 के बदले V1 बाई V2 के बदले हम लिख सकते हैं μ2 बाई μ1, सो व्हाट इज दिस μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन R। तो ये हो गया वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो हाइजेंस प्रिंसिपल का सहारा लेके नाउ रिफ्लेक्शन हम देखेंगे, रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव हो जाएगा। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आपका समझो है, सो इसका नाम हमने AB रख दिया, ठीक है। तो ये इसकी रेज है, रेज हमेशा नॉर्मल होती है ना, परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद ये यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इतनी देर में, यानी अगर हम देखेंगे ऐसे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी ना, ये लाइट रे इंसिडेंट आई, ये यहाँ गिर गई, ये तो ऑलरेडी गिरी हुई है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये वाला पॉइंट टाइम t में यहाँ पहुँच जाएगा, यानी यहाँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट अब ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना, ये रे ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होके, ये रे ऐसे जाएगी और ये रे ऐसे जाएगी, तो ये वाला पॉइंट समझो यहाँ पहुँच गया, तो ये नया वेव फ्रंट आपका बन गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और इसका नाम आपका CD रखेंगे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, रिफ्लेक्शन सॉरी एंगल, एंड वी हैव टू प्रूव I इज इक्वल टू R। तो सबसे पहले मुझे बताइए BC डिस्टेंस, फिर से वही वैसे ही करेंगे। BC किसके बराबर होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, BC होगा V इंटू टी, राइट। इसी तरह से AD कितना होगा, AD होगा फिर से वेलोसिटी इनटू टाइम। अब की बार V1 V2 नहीं है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो V इंटू टी के बराबर, ठीक है। सो क्या नहीं राइट, BC बाई AD किसके बराबर आया, ये दो खत्म होंगे, ये 1 आएगा, यानी BC आया किसके बराबर, AD के बराबर। अब मुझे बताइए दोस्तों, ना फिर से साइन I इस ट्राइंगल में कितना होगा, ये वाले ट्राइंगल में साइन I होगा BC बाई AC, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो BC का वैल्यू आया AC साइन I, ये BC का वैल्यू आ गया। इसी तरह से ये वाले ट्राइंगल में साइन R किसके बराबर होगा, ऑल्सो व्हाट इज साइन R इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी AD बाई AC, सो AD का वैल्यू आया AC साइन R। सो ये मान लो, सो BC ऑलरेडी आया है AD के बराबर, तो इसमें पुट करेंगे, BC के बदले क्या लिखेंगे, सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो बताइए दोस्तों, BC के बदले हम क्या लिखेंगे, AC साइन I, और AD के बदले क्या लिखेंगे, AC साइन R। AC गया, साइन गया, आया R के बराबर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव कर लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, उसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है, यंगर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ, और नेक्स्ट लेक्चर में ही सारा वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।